दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये अल्फाज थे हलाको खान के। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। वो शख्स जिसके घोड़ों की टापों ने बगदाद की गलियों में खून की नदियां बहाई थी। वो फातिह जिसने 652 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत को एक ही झटके में मिटा दिया था। वो ताकत जिसके नाम से बादशाह कांपते थे, उलमा खामोश हो जाते थे और माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती थी। सन 1258 ईस्वी बगदाद जल रहा था। बगदाद जल रहा है और कोई हमें रोकने वाला नहीं। दरियाए दिजला का पानी सियाह हो चुका था, लाखों किताबों की रोशनाई से, लाखों इंसानों के खून से। बैतुल हिकमत की सदियों पुरानी इल्मी विरासत लम्हों में पानी में डूब गई थी। ये तुम शहर नहीं जला रहे, तुम इल्म को जला रहे हो। खलीफतुल मोतसिम बिल्लाह को कालीन में लपेटकर घोड़ों से रौंदा जा चुका था और हलाको खान अपने सफेद घोड़े पर बैठा जलते शहर को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था वो नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन तारीख ने कभी किसी फातेह को हमेशा फातेह नहीं रहने दिया। आज हम इस लम्हे की दास्तान सुनेंगे जब वो हाथ जिसने बगदाद को जलाया खुद ठंडा हो गया, जब वो सल्तनत जिसने दुनिया को लरजाया अपने ही बोझ से टूटने लगी, और जब अल्लाह की वो सुन्नत एक बार फिर साबित हुई कि जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम उसकी ताकत के बराबर ही होता है। सन 1217 ईस्वी में मंगोल सल्तनत के दिल में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया हलाको। वो चंगेज खान का पोता था, उस चंगेज खान का जिसने एशिया और यूरोप को अपने पैरों तले रोक डाला था, जिसकी फौजों ने समरकंद, बुखारा और नीशापुर को मिट्टी में मिला दिया था। हलाको के खून में फतह थी, तबाही थी और वो बेरहमी थी जो मंगोलों की पहचान बन चुकी थी। उसकी मां सरकोतानी बैगी एक नेस्तूरी मसीही औरत थी, ज़हीन, सियासतदान और अपने बेटों की सबसे बड़ी उस्ताद। उसने हलाको को ताकत का दर्स दिया। उसकी बीवी दुकूस खातून भी मसीही थी, जो हमेशा हलाको के कानों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरती रही। हलाको न मुसलमान था, न मसीही, न बुद्धमत का पैरोकार। वो सिर्फ एक चीज का पुजारी था, ताकत। वो मुहिम जिसने दुनिया बदल दी, सन 1255 में हलाको के बड़े भाई अजीम खान मंको ने उसे एक मुहिम पर रवाना किया। हुक्म सिर्फ एक था, मगरिब को फतह करो। हलाको 1,50,000 फौज लेकर निकला। ये इतनी बड़ी फौज थी कि जहां से गुजरती जमीन लरसती थी। रास्ते में पहले हशीशीन के किले आए, वो खुफिया फिरका जिसका किला अलमौत सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। हलाको ने उसे रेत की तरह मिस्मार कर दिया। फिर आया बगदाद, इस्लामी दुनिया का दिल, इल्म, तहजीब और खिलाफत का मरकज। और फिर वो हुआ जो तारीख के सियाह तरीन अबवाब में से एक है। फरवरी 1258 बगदाद फतह हो चुका था। हलाको ने शहर में 40 दिन तक कत्लेआम जारी रखा। मुअर्रिखीन का अंदाजा है कि 2 लाख से 10 लाख तक इंसान मारे गए। आदाद इतने बड़े थे कि कलम लिखते लिखते रुक जाता है। बगदाद फतह होने के बाद हलाको रुका नहीं, उसकी फौजें शाम की तरफ बढ़ीं। 1259 में हलब गिरा। दमिश्क ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। सलीबी रियासतें हलाको के सामने झुक गईं। उन्हें लगा शायद ये मसीही फातेह उनका दोस्त है। हलाको का अगला हदफ था मिस्र। अगर मिस्र गिरता तो इस्लामी दुनिया का आखिरी मजबूत किला ढह जाता, फिर शायद तारीख कुछ और ही लिखी जाती। लेकिन यहां ठीक इसी लम्हे अल्लाह की तकदीर ने एक पता चला दिया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो खबर जिसने सब बदल दिया। सना 1259 का आखिर, हलाको शाम में था, मिस्र पर हमले की तैयारी कर रहा था, जब एक कासिद तेज घोड़ा दौड़ाता आया। खबर थी अजीम खान मंको मर गया है। मंगोल रिवायत के मुताबिक जब अजीम खान मरे तो तमाम बड़े मंगोल सरदारों को करियल ताई यानी अजीम इजलास में वापस जाना होता था, नए खान के इंतखाब के लिए। हलाको को रुकना पड़ा। उसने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा वापस बुला लिया। हमें वापस जाना होगा, ये हुक्म है। सिर्फ एक छोटा दस्ता छोड़कर जिसकी क़यादत उसके जनरल कतबगा के पास थी। ये वो लम्हा था जिसका मुसलमानों को इंतजार था। मिस्र में सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने फौरी फैसला किया, अभी नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ सकेंगे। अगर आज ना लड़े तो कभी नहीं लड़ सकेंगे। और फिर आया ऐन जालूत 1260 ईस्वी, वो मार्का जिसने मंगोलों की नाकाबिले शिकस्त होने की दास्तान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कतबगा की फौज तबाह हो गई। मंगोल पहली बार मैदान में हारे, लेकिन हलाको उस वक्त बहुत दूर था और उसे अभी अपनी सल्तनत की फिक्र थी। हलाको की अपनी सल्तनत, एलखानी सल्तनत का कयाम परियलताई के बाद हलाको के भाई कुबलाई खान नए अजीम खान बने। हलाको को मिला ईरान, इराक, इनातोलिया और अफगास पर मुश्तमिल एक अलग खित्ता। यह कहलाया एलखानी सल्तनत। दारुल हुकूमत बना मरागा, शिमाल मगरबी ईरान में। हलाको अब सिर्फ फातेह नहीं था, वो एक हुक्मरान भी था। लेकिन हुक्मरानी जंग से बहुत मुख्तलिफ होती है।
जंग में सिर्फ ताकत चाहिए, हुक्मरानी में चाहिए हिकमत, इंसाफ और वो चीज जो हलाकों के पास कभी नहीं थी। समझ, वो जंग जो घर के अंदर लड़ी गई। हलाकों की सबसे बड़ी मुश्किल बैरूनी दुश्मन नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी उसके अपने रिश्तेदार। शुमाल में गोल्डन होर्ड की मंगोल सल्तनत थी जिसका हुक्मरान था बरका खान, और बरका खान वो मंगोल था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। यह तारीख का एक हैरत अंगेज मोड़ है। बरका खान चंगेज खान का पोता था, उसी खानदान का फर्द जिसने मुसलमानों को तबाह किया था, लेकिन उसने बुखारा के उलमा से मिलने के बाद कलमा पढ़ा और पक्का मुसलमान हो गया। जब बगदाद तबाह हुआ, बरका खान का दिल खून से भर गया। उसने ऐलान किया, हिलाकों ने अल्लाह के रसूल के खलीफा को कत्ल किया है, मैं उससे ये हिसाब लूंगा, अगरचे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और फिर शुरू हुई वो जंग जिसने मंगोल सल्तनत को अंदर से तोड़ दिया। बादशाह सलामत, सल्तनत अंदर से कमजोर हो रही है। बरका खान और हलाकों की फौजें कफकाज के मैदानों में टकराईं। ये लड़ाई 1262 से 1265 तक जारी रही। मंगोल मंगोलों से लड़ रहे थे, एक तरफ मुसलमान मंगोल, दूसरी तरफ गैर मुस्लिम मंगोल। ये वो दरार थी जो कभी नहीं भरी गई। हलाको एक अजीब कैफियत में था। वो जानता था कि ऐन जालूत में उसकी फौज हारी। वो जानता था कि बरका खान इसे शुमाल से चैलेंज कर रहा है। वो जानता था कि उसकी सल्तनत में अंदरूनी कशमकश है, लेकिन उसके पास उन मसाइल का हल नहीं था, क्योंकि उसने जिंदगी में सिर्फ एक काम सीखा था, तबाह करना। तामीर करना नहीं आता था। मुवर्रिख इब्न खल्दून लिखते हैं कि हर सल्तनत की उम्र 3 नस्लों से ज्यादा नहीं होती। पहली नस्ल बनाती है, दूसरी संभालती है, तीसरी बर्बाद करती है। मंगोल सल्तनत ने यह अमल और भी तेज रफ्तारी से तय किया। हलाकों के दिल में एक और दर्द था जो कोई नहीं जानता था। वो दर्द था बेयकीनी का। वो शख्स जो हर चीज को फतह कर सकता था, मौत को नहीं फतह कर सकता था। उसकी बीवी दोकूज खातून 1265 में फौत हो गई और हलाकों पर उसका गहरा असर पड़ा। शुमाल मगरबी ईरान का इलाका मरागा, सर्दियों की एक रात। हलाको खान बीमार था। वो बीमारी जो उसे कई महीनों से घेरे हुए थी, अब उसके जिस्म पर मुकम्मल काबिज हो चुकी थी। मुवर्रिखीन ने उसे मरगी की बीमारी बताया है। बाज ने लिखा कि आखिरी दिनों में उसे शदीद दौरे पड़ते थे। वो हलाको जिसके नाम से सुल्तानों के दिल दहल जाते थे, आज एक बिस्तर पर पड़ा था, बेबस। क्या? उसके गिर्द उसके अमीर थे, उसके बेटे थे, उसके दरबारी थे। यही अंजाम था मेरी ताकत का। सब खामोश, सब इंतजार में। और फिर फरवरी 1265 ईस्वी में हलाको खान ने आखिरी सांस ली। वो आदमी जिसने बगदाद को आग लगाई, दिजला को स्याह किया, खलीफा को कालीन में रौंदा, आज खुद एक सफेद कफन का मोहताज था। मंगोल रिवायत के मुताबिक उसे आज़रबाईजान के करीब एक जजीरे में दफनाया गया। कब्र खुफिया रखी गई ताकि कोई बदला न ले सके। ये वही रिवायत थी जो चंगेज खान के लिए भी अपनाई गई थी। फातेह छुप कर दफन होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि दुनिया में उनके दुश्मन बेशुमार हैं। हलाकों की मौत की खबर फैलते ही वो मर गया, हलाको खान मर गया। एलखानी सल्तनत में हलचल मच गई। उसका बेटा अबाका खान तख्त पर बैठा, लेकिन अबाका अपने बाप जैसा नहीं था। वो एक मोहतात हुक्मरान था, जंगजू नहीं। शुमाल में बरका खान ने जंग जारी रखी, लेकिन वो खुद भी 1266 में फौत हो गया। दोनों दुश्मन 1 साल के अंदर चले गए, लेकिन उनकी छोड़ी हुई दरार वो दरार रही। वो अमल जो हलाकों की मौत से शुरू हुआ, यहां हमें एक कदम पीछे जाकर देखना होगा। मंगोल सल्तनत एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत थी, पैसिफिक समंदर से मशरकी यूरोप तक, चीन से फारिस तक। लेकिन उसके अंदर पहले से दरारें थीं। हलाकों की मौत ने उन दरारों को गहरा कर दिया। हलाकों और बरका खान की जंग ने यह साबित कर दिया कि मंगोल सल्तनत एक नहीं रही। गोल्डन होर्ड ने एलखानी सल्तनत को कभी माफ नहीं किया और यह दुश्मनी नस्लों तक चलती रही। वस्ता एशिया में चगताई खानात अलग हो चुका था, अपनी अलग पॉलिसी, अलग मफादात। कभी एलखानियों का दोस्त, कभी दुश्मन। कुबलाई खान ने चीन में युआन सल्तनत कायम की और धीरे धीरे वो भी मंगोल रिवायात से दूर चीनी तहजीब में जम होने लगा। उसके अपने खानदान पर इस्लाम का असर बढ़ने लगा। ये शायद तारीख का सबसे बड़ा तंज है। वो खानदान जिसने इस्लामी दुनिया को तबाह किया, उसकी अगली नस्लों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हलाकों का पोता खाजान खान 1295 में मुसलमान हुआ। उसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि अपनी पूरी सल्तनत में इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया। अल्लाह की शान, जो तलवार इस्लाम को मिटाने आई थी, उसके वारिस इस्लाम का परचम उठाने लगे। वो सवाल जो तारीख पूछती है, हलाकों ने बगदाद में क्या सोचा होगा जब उसने जलते शहर को देखा? क्या उसे कभी एहसास हुआ कि वो सिर्फ इमारतें नहीं जला रहा,
वो इल्म जला रहा है, वो फिक्र जला रहा है, वो तहजीब जला रहा है, जिसके दोबारा बनने में सदियां लगेंगी। गालिबन नहीं, ताकत का नशा आंखें बंद कर देता है, लेकिन तारीख का फैसला अंधा नहीं होता। आज हलाकों का नाम जुल्म की अलामत है, और बगदाद के वो उलमा, वो किताबें, वो तहजीब, उनका जिक्र आज भी इज्जत से होता है। फातिह मिट गया, मसलूम याद रहा। हलाकों की मौत के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान दुनिया ने सांस लेना शुरू किया। मिस्र में ममलूक सल्तनत मजबूत हुई, बीब्रस ने सलीबियों को निकाला और मंगोलों को बार बार शिकस्त दी। शाम वापस आया मुसलमानों के पास। ईरान में सितम जरीफी ये हुई कि हलाकों के वारिसों ने ईरान की तहजीब अपना ली। फारसी जबान उनकी जबान बनी, इस्लाम उनका दीन बना। वस्ती एशिया में चगताई खानात के मुसलमान हुक्मरान आए। गोल्डन हॉर्ड मुकम्मल तौर पर इस्लामी रियासत बन गई, और आखिरकार वो खानदान जो इस्लाम को मिटाने आया था खुद इस्लाम में मिट गया। अल्लाह की सुन्नत जो कभी नहीं बदलती। यह है अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। यह है वो सबक जो हर दौर के जालिम को, हर दौर के मजलूम को और हर दौर के मोमिन को याद रखना चाहिए। अल्लाह का काम आहिस्ता हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं।